स्वागत है आप सभी का राधा गोविंद आईटी यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और आज इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं और हम इस टॉपिक को जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है इसको एक्चुअल में आसान भाषा में समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। और हमारी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज है उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके सारे वीडियोस एक टू बैक हम देते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत होती क्या है। तो उसकी शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, यानी कोई भी वस्तु है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह जो वस्तु है वह क्या करती है, दूसरे वस्तु या दूसरे चार्ज वाली वस्तु है उसको अपनी ओर या तो आकर्षित करेगी या फिर अपनी ओर से प्रतिकर्षित करेगी, रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं, आसान भाषा में समझाऊं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है या गुण होता है किसका, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का। ठीक है, तो चार्ज क्या है, गुण है। और इस गुण की क्या क्वालिटी होती है, क्या खास बात होती है कि ये क्या करेगा, अलग चार्ज वाली वस्तु को अगर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आएगी तब तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अगर प्लस के साथ सेम चार्ज नहीं आ रहा है या सॉरी सेम चार्ज आ रहा है तो उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। ये इतनी सी बात है इलेक्ट्रिक चार्ज में कि पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, अन्य चार्ज वाली वस्तुओं को अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। नीचे भी आपको दिख रहा होगा सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। पर यहाँ पे एक सिनेरियो उल्टा भी हो रहा है जिसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि ये एक टाइप का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और ये एक टाइप का चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और दोनों चार्ज क्या है, अलग अलग है, एक समान नहीं है। समान चार्ज नहीं होने के कारण क्या हो गया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यही गुण और यही क्वालिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ये चार्ज है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये चार्ज है आपका वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज जो जनरली कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन पे पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पाया जाता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये प्रोटॉन पे पाया जाता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं आवेश का नियम, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रूल ऑफ चार्ज। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो चार्ज है इसका एक नियम होता है। नियम होने का सेंस या नियम होने का मतलब क्या हो गया कि अगर समान चार्ज होगा, प्लस और प्लस होगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समान चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो ये आपस में पास पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित या रिपेल। दूसरा, अगर डिफरेंट है दोनों, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। समान चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यहाँ पे लिखा है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अपोजिट चार्ज है, विपरीत चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। बचपन अगर सामान्य गुजरा है आपका तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम छोटे थे तो एक चीज़ करते थे कि जो कंघा होता है उसको हम बालों में रब करते थे और फिर क्या करते थे, कागज़ के टुकड़े हैं उनको उठाते थे उसके कारण,
ये क्यों हो रहा है? आज आपको नहीं समझ में था तो आज के बाद आप ये चीज़ याद रखोगे, ये क्यों होता था आपके बचपन में आपके साथ। देखो बेसिकली होता क्या है कि आपने एक कंघे को अपने बालों में रब करा, इसका मतलब क्या हुआ कि कंघे में कोई चार्ज नहीं था उस मोमेंट तक, और आपकी बॉडी में एक चार्ज था। मैं उसको या तो पॉजिटिव कह सकता हूँ या नेगेटिव कह सकता हूँ, पर मेरी बॉडी में एक चार्ज था, तो मैंने उस कंघे को मेरी बॉडी के साथ रब करा बालों में। अगर मैं रब कर रहा हूँ कंघे को बालों में, तो मेरी बॉडी का चार्ज जो है वो ट्रांसफर किस में हो जाएगा? कंघे में। अब कंघे में एक पर्टिकुलर चार्ज आ गया, अब वो जो चार्ज है वो कागज के छोटे टुकड़ों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि कंघे में प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो सकता है, और जो कागज है उसमें एक तरीके का है। पर एक बात श्योर है कि कंघे में और कागज में समान चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर समान चार्ज होता तो कागज के टुकड़े ऊपर नहीं उड़ते, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता कंघा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसको आराम से समझना है। इसमें क्या दिया गया है? एक तो लोहे की रोड दी गई है, ठीक है, रोड दी गई है, दूसरा एक कपड़ा दिया गया है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड क्या है? रोड, और अनचार्ज्ड क्या है? क्लॉथ। कपड़ा है और रोड है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि इन दोनों को आपस में क्या करा? रब करा। रब करने के बाद क्या हो गया? जो आपकी ये इलेक्ट्रिक रोड थी, सॉरी आयरन रोड थी, ठीक है, ये आपकी जो रोड है इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जो कपड़ा है ये वाला क्लॉथ, ठीक है, रब करने के बाद जो कपड़े में चार्ज आ गया वो कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, जब इस रोड को या इस कपड़े को मैं कहीं भी ले जा रहा हूं या कागज के टुकड़ों को उठा रहा हूं, चिपकवा रहा हूं, तो अपने आप चिपकेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जनरेट हो गया। किसमें? इस आपकी लोहे की रोड में चार्ज जनरेट हो कैसे रहा है? आपस में उसको रब करने के कारण, आपस में एक दूसरे से रगड़ने के कारण। क्लियर हो रही है आपको चीजें? तो इस तरीके से आपका क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रहा है। पहले दोनों में चार्ज नहीं था, दोनों को आपस में रब किया तो आपकी जो रोड है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो आपका कपड़ा है उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार का होता है? तो चार्ज बेसिकली आपका देखो, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। उसके बियॉन्ड हम बात करें चार्ज कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है स्थिर विद्युत या स्टैटिक चार्ज, ठीक है, जो स्थिर रहता है, यानी आवेश जो है वो क्या रहेगा? स्थिर। दूसरा क्या होता है? डायनेमिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका डायनेमिक चार्ज कह सकते हैं या गतिशील आवेश कह सकते हैं, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम किसको समझ रहे हैं? स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज कहीं एक जगह रुक जाता है, नाम से ही पता लग रहा है, स्थिर चार्ज का मतलब क्या हो गया? चार्ज है जो क्या है? स्थिर है। स्थिर होने का मतलब क्या है? चार्ज रुका हुआ है। चार्ज क्या है? रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है? चार्ज। स्थिर चार्ज का मतलब चार्ज क्या है? रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है? चार्ज। ठीक है, उदाहरण के लिए प्लास्टिक की स्केल को कपड़े से रगड़ने पर उसमें क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक प्लास्टिक की स्केल है, ठीक है, स्केल है, उसको अगर मैं कपड़े से रगड़ता हूं तो उसमें क्या आ जाएगा? स्केल में चार्ज आ जाएगा। किस में आ जाएगा? स्केल में क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। अब जो ये स्केल में चार्ज आया है, ये वाला स्केल में चार्ज आया है, ये चार्ज है वो क्या होगा? स्थिर होगा। ये स्केल में रुका ही पड़ा रहेगा। तभी तो आप जो कागज के टुकड़े उठाते हो, जब स्केल को पास ले जाते हो तो कागज के टुकड़े ऊपर उठ के आते हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या है? स्केल में चार्ज स्थिर हो गया है। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट देखो क्या है? डायनेमिक चार्ज या गतिशील आवेश। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? गतिशील है। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? गतिशील है। कौन है? चार्ज। यानी चार्ज क्या है? गतिशील। और जब चार्ज गतिशील हो जाता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? करंट। या उस चीज को हम क्या कहते हैं? धारा। यानी चार्ज अगर गतिशील है, ये चार्ज अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? करंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? आपकी करंट, या उसको क्या कहते हैं? धारा। क्लियर है बात? आवेश अगर
चल रहा है, गति कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, करंट। ठीक है, जब चार्ज एक माध्यम क्या हो सकता है चार्ज को जाने के लिए, तार हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, लाइक आपका कॉपर हो सकता है या फिर लोहा हो सकता है, कोई भी जो कंडक्टिव चीज हो वो आपका माध्यम हो सकता है, उसमें बहने लगता है तो इसे क्या कह देते हैं हम, करंट कह देते हैं। और आपका जो करंट का मात्रक है या यूनिट है वो क्या कहलाता है, एम्पियर। जो करंट का मात्रक है वो क्या कहलाता है आपका, एम्पियर। यहां तक आप सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ चार्ज। जो आपका चार्ज होता है उसकी इकाई क्या होती है, यानी इसको किस चीज से मेजर किया जाता है या किस में इसको मेजर किया जाता है। तो जो आवेश को या चार्ज को मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, कूलाम्ब में। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम्ब। ठीक है, चार्ज को मापने के लिए कूलाम्ब का उपयोग किया जाता है। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। ठीक है, कूलाम्ब को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 1 कूलाम्ब बराबर क्या होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। दोनों हो सकता है। अगर दोनों कैसे हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन आ जाएगा। तो 1 कूलाम्ब की वैल्यू क्या होती है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 कूलाम्ब बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 कूलाम्ब की वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एटम। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं एटम। एटम की बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और आप सभी को कमेंट में ज़रूर करना है कि हम मटेरियल किसको कहते हैं, हम मैटर किसको कहते हैं। ठीक है, मैटर मतलब क्या हो गया कि हम पदार्थ किसको कहते हैं, क्योंकि एटम का मतलब क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। अगर हमें पदार्थ का ही पता नहीं है तो सबसे छोटी इकाई की हम बात ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप सभी को कमेंट करना है कि पदार्थ होता क्या है, मैटर होता क्या है। देखो बेसिकली मैटर है वो चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यानी यूनिवर्स की वो सारी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, पदार्थ या मैटर। ठीक है, अब जो ये आपका मैटर है या जो आपका ये पदार्थ है, इसके सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई उसको क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, एटम उसको कहा जाता है। अब देखो आपको वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक एटम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक कहते हैं। उस नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका जो न्यूट्रॉन है ये क्या है, चार्जलेस होता है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ये आपका जो न्यूट्रॉन है इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, उदासीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उदासीन। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। और आपका इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन पे। और न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक, यानी इसके अंदर एक आपका एटम है, उसके अंदर नाभिक में क्या होता है, 3 चीज होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है या उदासीन कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इनकी खोज किसने की, इन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आपका जो प्रोटॉन होता है, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि आपका प्रोटॉन, नाम से पता चल रहा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ट्रिक बना सकते हैं आप। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस या नाभिक में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1917, 1917।
ठीक है। 1917 में इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आपका न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब थे जिन्होंने क्या की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपको ये दिख रहा होगा, न्यूट्रॉन किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक साहब थे, उन्होंने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और कब की थी? 1932, ठीक है, 1932 में इसकी खोज की थी। चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है, ये याद रखना है आपको, चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 या 1897। क्लियर है आप सभी को? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता है, खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं? उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, न्यूट्रल एटम कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई भी एटम है तो उसमें तीन चीजें होती है, ठीक है। मेरे पास मान लो एक एटम है तो उसमें तीन चीज मैंडेटरी होगी। उसमें क्या होगा? एक नाभिक होगा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होगी उसमें? नाभिक के अंदर, अब नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक एटम में नाभिक होता है और नाभिक में तीन चीजें होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता है, चार्ज लेस होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। ये चीज आपको पता है। मैं ये चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूं? ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहीं से हमको ये पता लगेगा कि मैं एक एटम को न्यूट्रल एटम कब कहता हूं, ठीक है। न्यूट्रल एटम कब कहता हूं एक एटम को, ठीक है। न्यूट्रल एटम होता क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रल एटम का मतलब सिर्फ इतना है कि न्यूट्रल एटम उसी को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी किसके? प्रोटॉन्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी किसके? प्रोटॉन्स के। और वही क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एटम। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एटम, ठीक है। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं के बीच चार्ज एक दूसरे को संतुलित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ये क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे, संतुलित कर देंगे। क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को संतुलित? क्योंकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो माइनस या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये 5 प्रोटॉन है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे। अगर किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उनके चार्ज एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 ही तो क्या है? नेगेटिव चार्ज, और 5 ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों अलग अलग है और सेम क्वांटिटी में है 5-5, तो ये क्या कर देंगे? एटम का कुल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति को, कौन सी स्थिति को? जब कुल चार्ज 0 हो रहा है, इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एटम कहते हैं। क्लियर है आप सभी को? न्यूट्रल एटम का सीधा सीधा मतलब यही है कि उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल इज प्रोटॉन है तो वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल एटम नहीं होगा। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इक्वल इज प्रोटॉन, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो वह न्यूट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट चार्ज है वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है यहां तक आपको? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयन किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द आयन? वह कण होता है, देखो आयन क्या होता है? वह कण होता है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या के कारण चार्जित होता है। यानी आयन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि एक कण है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या के कारण चार्जित होता है, ठीक है। 2 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, एक डायग्राम न्यूट्रल एटम है और दूसरा
पॉजिटिव आयन कहला रहा है। अब ये क्यों बना, इसको देखो। जो आपका न्यूट्रल एटम वाला डायग्राम है, इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, तीन ही तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, तीन आपको दिख रहे हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, तीन ही आपको क्या दिख रहे हैं, प्रोटॉन, और तीन ही आपको क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की बात ना भी करूं तो मेरे को इस डायग्राम से एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे तीन ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, तीन ही क्या है, प्रोटॉन। तो तीन प्रोटॉन और तीन इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या कहला रहा है, न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे डायग्राम में आपको देखना है कि यहाँ क्या हुआ कि लूज कर दिया किसको, एक इलेक्ट्रॉन को। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, पहले तीन थे इलेक्ट्रॉन और कितने थे, तीन ही प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अब जो रिजल्टेंट या आउटपुट में जो हमारा बच रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कितना बच रहा है, दो इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं, तीन, हूबहू वही के वही। तो अब मुझे बताओ कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या बराबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने खो दिया है। तो यहाँ पे कितने बच गए, दो इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटॉन। तो इस कंडीशन में एक चीज तो ये तय हो गई कि अब वाली जो ये पोजीशन है, इसको मैं क्या कहता हूं, न्यूट्रल एटम नहीं कह सकता। तो सर हम क्या कहेंगे अगर इसको न्यूट्रल एटम नहीं कह सकते? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो हमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और उस कमी को हम किससे दर्शाते हैं, पॉजिटिव से दर्शाते हैं, पॉजिटिव आयन से दर्शाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो बाय फॉल्ट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, अगर हम नहीं निकालते और इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आ जाते, तो ये पे क्या हो जाता, बराबर तो नहीं, एक एक्स्ट्रा हो जाता। अब दो इलेक्ट्रॉन बचे थे, पहले तीन थे, तो अब चार इलेक्ट्रॉन हो जाते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहता और हमने एक इलेक्ट्रॉन और लेके आ रहे हैं ऊपर से, तो एक, दो, तीन और ये चार जो एक ला रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो अब क्या कहते हैं इसको, अब इसको कहते हैं हम नेगेटिव आयन, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन। अगर इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा आपको यही समझना है कि कोई भी एटम है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है उससे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का निकलना या निकल रहा है, तो वो कौन सा आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, ठीक है। क्लियर है। जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती या घटती है तो वह एक आयन बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वो आयन बन गया। आयन तो बन गया, ऑब्वियस सी बात है, पर वो कौन सा आयन बना ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो बन गया नेगेटिव आयन, ठीक है, ऋणात्मक आयन। और एक इलेक्ट्रॉन अगर उससे निकल के जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये था आपका आयन, और पॉजिटिव आयन क्या होता है, नेगेटिव आयन क्या होता है, कैसे आयन बनता है, ठीक है। पर आपको ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि मैं अगर किसी एटम को न्यूट्रल एटम कह रहा हूं तो एक चीज तो मैं ये जान ले रहा हूं कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि दो प्रमुख प्रकार के आयन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको कवर करवाया है कि एक तो होता है आपका पॉजिटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन ये कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है या एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एक होता है आपका नेगेटिव आयन, ये कब बनता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, सॉरी, तो आपका पॉजिटिव बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो जो ये आपका पॉजिटिव आयन है इसको हम क्या कह रहे हैं, केटाइन, ठीक है। जब किसी एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है या कौन सा आयन उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव आयन, ठीक है। उसको, इस स्थिति को, पॉजिटिव आयन वाली को क्या कहते हैं हम, केटायन, ठीक है। और दूसरा होता है एनायन, यानी जब किसी एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो उसमें कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं हम, एनायन कहते हैं। क्लियर है आप सभी को। देखो आपका जो सोडियम दिया गया है, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, सोडियम, ठीक है, सोडियम Na+ दिया गया है, ठीक है। Na+ क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इससे निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, क्योंकि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। अगर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से जाओगे आप तो 11वां नंबर का जो एटॉमिक नंबर लेके बैठा है वो कौन होता है, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और यहाँ पे Na+ कर दिया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 10 नंबर। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ही इस पे पॉजिटिव आयन लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दिखा हुआ है Cl-, ठीक है, Cl-, यहाँ पे लिखा हुआ है Cl-, तो इसमें क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, यहाँ से जब निकला तो प्लस हो गया, यहाँ पे जुड़ गया है। तो Cl देखो कितने हैं, 5 और 5 10 और 4 14 और 3 17 और 1 18। Cl- को क्या कर रहा है ये, 18। और अगर Cl का मैं पूछूं एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और जब माइनस लग गया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, और जुड़ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। Cl- कब बना और Na+ कब बना। अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो Na+ बन जाता है, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, Cl-। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखो, जो एटम होता है ना, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देखो क्या होती है। ये एटम पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, या सबसे छोटी इकाई वो होती है। अब आपको रियलिटी से चीज देखनी है कि कितना बड़ा हो सकता है कोई एटम, या कोई जो आपका कण है वो कितना विशाल हो सकता है, उस चीज को हम समझेंगे। विशाल का मतलब कितना सूक्ष्म हो सकता है। ठीक है, एक छोटे रेत के कण में लाखों करोड़ों एटम होते हैं। अब आप इस चीज से पता लगाइए कि जो आपका एक मिट्टी का कण होता है वो भी देखो लाखों करोड़ों एटम से मिलके बना होता है, एक छोटा सा कण। अगर किसी एटम का नाभिक एक फुटबॉल जितना बड़ा है, अगर मैं ये मान लूं कि एक मिट्टी का कण है और वो भी हजारों और करोड़ों या लाखों करोड़ों कणों से मिलके बना है, तो उसको मैं करोड़ों कणों में तोड़ूंगा, और मान लो एक मैंने उसकी आकृति फुटबॉल जितनी मान ली कि एक फुटबॉल जितना है, तो उसके चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन 2 से 3 किलोमीटर दूर होंगे। अगर मेरा एक एटम फुटबॉल जितनी बड़ी साइज का है तो उसके जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कितना दूर तक होंगे, 2 से 3 किलोमीटर दूर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सबसे हल्का और सबसे पहला एटम होता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूछा जाता है कि सबसे पहला एटम और सबसे हल्का एटम कौन सा होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं करंट किसे कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बता दिया है करंट का मतलब क्या है, कि आपका आवेश जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव प्रोटॉन में पाया जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। इन सब की हमने बात कर ली है। तो जब ये दोनों आवेश या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको मैं क्या कहता हूं, चार्ज या आवेश। ठीक है, चार्ज या आवेश। अगर ये चल रहा है या गतिशील है या फ्लो हो रहा है, भाई कोई सा भी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये क्या करेगा, या तो चल रहा है, गतिशील है, या फ्लो हो रहा है, जो भी आप समझो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। अगर चार्ज स्थिर है तो वो करंट नहीं कहलाएगा। करंट कब कहलाएगा, जब ये चार्ज चल रहा है। मान लो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और यहाँ पे चार्ज A पॉइंट पे क्या है, Q है। ठीक है, Q कोई चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अगर ये Q A से B तक चल के आएगा Q, तो ये क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, तो इससे क्या डेफिनेशन बनती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, करंट। और दर का सेंस क्या हो गया, आवेश प्रवाह की दर में दर से क्या मतलब हो गया कि कितने समय में बह रहा है। दर का मतलब हो गया समय के रेस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है, कि आवेश प्रवाह तो हो रहा है, फिर किस दर से हो रहा है, किस दर का मतलब कितनी स्पीड से हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, करंट। बिजली का प्रवाह है, फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन के बहने से होता है। ठीक है, इसने तो मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के बहने से होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज के बहने से। तो यहाँ पे ये क्यों मेंशन किया गया है,
वैसे तो पॉजिटिव के बहने से भी हो सकता है, नेगेटिव के ही क्यों हुआ? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी मोबिलिटी या जो उनकी स्पीड है चलने की, ट्रेवल करने की, फ्लो होने की, वो ज़्यादा है एज कंपेयर पॉजिटिव चार्ज से। इस वजह से ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बहने को भी क्या कह देते हैं हम? करंट कह देते हैं। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में बहते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो तो कहाँ से कहाँ है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करते हुए या इसमें बता दूं, ये जो आपको एरो से डायरेक्शन दिखाई गई है, ये आपको डायरेक्शन दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी दिखाई गई है? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से हो रही है? नेगेटिव से घूम के आ रहा है और कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव। तो मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन बराबर नेगेटिव टू कहाँ जा रही है? पॉजिटिव। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन की। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो करंट क्या होगा? यहां से यहां जाएगा, जस्ट अपोजिट। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में क्या चल रहा है? करंट। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये आपका करंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि करंट कितने प्रकार का होता है। तो करंट आपका दो प्रकार का होता है, डीसी करंट होता है, एसी करंट होता है। डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी इसमें समय के साथ दिशा परिवर्तित नहीं होती, यूनि डायरेक्शनल या वन डायरेक्शन कह सकते हैं इसको, एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं आता, सीधी रेखा में ही चलता रहता है। ठीक है, यह करंट है हमेशा एक ही दिशा में बहता है। और कहां से लिया जाता है डीसी करंट को? बैटरी है, सेल है, या आपका सोर्स सेल है, यहां से हम डीसी करंट को ले सकते हैं। दूसरा आपका है एसी करंट, जिसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये क्या करता है? बार बार अपनी दिशा को बदलता रहता है, बार बार अपनी दिशा को बदलता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, अपनी दिशा को बार बार बदलता रहता है। कहां से प्राप्त कर सकते हैं इसको? जनरेट कहां से करते हैं इसको? जनरेटर से इसको जनरेट किया जाता है, लंबी दूरी तक आसानी से इसको पहुंचाया जा सकता है। यानी जो आपका एसी करंट है ये वाला, इसको लंबी दूरी तक हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट या भेज सकते हैं। और ये आपका डीसी करंट है, इसको भेज तो सकते हैं पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इतना पॉसिबल नहीं है कि लंबी दूरी तक इसको लोअर कॉस्ट में इसको भेज सके। ठीक है, तो इसको लंबी दूरी तक हम आसानी से ट्रेवल करवा सकते हैं एज कंपेयर एज डीसी करंट के। ठीक है, तो करंट दो प्रकार का होता है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ये करंट है, विद्युत धारा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, I बराबर Q अपॉन टी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। I क्या है आपका? I बराबर क्या हो जाएगा? करंट। ठीक है, धारा जिसको कहते हैं। Q क्या हो जाएगा आपका? चार्ज। आपको याद है चार्ज एक कूलम बराबर क्या होता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, टी क्या हो गया? टाइम, समय। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या है कि SI मात्रक क्या होता है करंट का? एम्पियर। और एक एम्पियर किसे कहते हैं? यदि एक कूलम्ब आवेश एक सेकंड में प्रवाहित होता है, यानी एक एम्पियर की अगर मैं बात करूं कि एक एम्पियर किसको कहते हैं, एक एम्पियर किसको कहते हैं, तो ये क्या कह रहा है? यदि एक कूलम्ब आवेश एक सेकंड में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका? एक एम्पियर। एक एम्पियर करंट का मतलब सिर्फ इतना है कि एक कूलम्ब चार्ज होगा, वो एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर गया। इतना आपको ध्यान रखना है। सर एक कूलम्ब का मान कितना होता है? एक कूलम्ब का मान 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये एक कूलम्ब, एक सेकंड में अगर ये एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसको ही क्या कह देते हैं? एक एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को कि एक एम्पियर किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, करंट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वोल्टेज किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो करंट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और इसी चीज को हम करंट कहते हैं।
पर जो आपका चार्ज है उसको मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए, ठीक है, उसको मूव करने के लिए क्या है, एक बल चाहिए या फोर्स चाहिए। तो जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है, जो फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज वह बल होता है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्पन्न करता है। यानी प्रवाह को उत्पन्न करने का मतलब क्या हो गया कि उस बल के बिना पॉसिबल नहीं है, यानी करंट है वो वोल्टेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को करंट लग जाए वहां वोल्टेज ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट का फ्लो कौन करवाता है, वोल्टेज, ठीक है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को ट्रांसफर करने में किए गए कार्य को वोल्टेज या विद्युत विभवांतर कहते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं बात करूं वोल्टेज, तो ये क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, किसको, करंट को, ये धकेल रहा है, जो ये नेगेटिव वाला चार्ज है इसकी तरफ से धक्का मार रहा है, और कहां की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो करंट इसमें से कब बहेगा, जैसे कि मैं अगर इसमें बात करूं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और जस्ट इसके विपरीत कौन किसकी होगी, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जस्ट इसके विपरीत। तो प्लस से माइनस क्या होगा, करंट होगा। पर ये जा किसकी वजह से रहा है, वोल्टेज की वजह से। यानी एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो एनर्जी लग रही है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है या जो काम करना पड़ रहा है, उसी चीज को क्या कहते हैं, वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ये वोल्टेज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसका यूनिट क्या होती है, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला देखो, V बराबर W/Q। V क्या है, वोल्टेज, W क्या है, किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश। ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्टेज का, वोल्ट, ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, एक वोल्ट की परिभाषा है एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से, यानी एक कूलाम आवेश है उसको ए बिंदु से बी बिंदु तक, यानी ये जो आवेश है एक कूलाम, उसको ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, जो क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक वोल्ट, ठीक है। यानी कि एक वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलाम, ठीक है, एक वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलाम। एक वोल्ट का मतलब है कि एक कूलाम को ट्रांसफर करने में 1 जूल कार्य किया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला और एक वोल्टेज की परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपको एक बैटरी दिख रही है, एक आपको स्विच दिख रहा है, कनेक्टिंग वायर दिख रहा है, और यहाँ लोड में क्या लगा रहा है कि बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है प्लस वाले में, और यहाँ पे नेगेटिव वाले में लो पोटेंशियल है। और पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे कम वोल्टेज है और यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी अगर सेम ही पोटेंशियल है तो करंट कैसे ही बहेगी, समझ में आ रही है भाई। एक चीज बताओ कि अगर यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है तो धक्का किस तरफ लगाया जाएगा, एक तरफ कम होना जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी मच इंपोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, लोड तक जा रही है और वापस इधर से इस नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, करंट की डायरेक्शन, फोर्स किस तरफ लग रहा है, ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस। और करंट के डायरेक्शन के विपरीत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, जो क्या है माइनस से प्लस, ठीक है। ये आपका डायग्राम जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक लोड है जो कैसे चल रहा है, प्लस से माइनस की ओर करंट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिरोध से। देखो प्रतिरोध होता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, प्रतिरोध की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बेसिक एकदम इजी लैंग्वेज में पोस्टमार्टम करते हैं इस चीज का कि ये होता क्या है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है,
इतना तो मानना पड़ेगा या तो ये समझना पड़ेगा ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ये कंपोनेंट है। फिर क्या करें, तो इसका जो काम है, इसके अंदर जो क्वालिटी है, देखो हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है। एक इंसान है जो झूठ अच्छा बोल लेता है, चोरी अच्छी कर लेता है, या फिर कोई भी अपने अंदर एक क्वालिटी रखता है, वैसे ये चीज़, ये रजिस्टर है, ये भी अपने अंदर एक क्वालिटी रखते हैं। उस क्वालिटी को मैं क्या कहता हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें क्वालिटी को क्या कहता हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। और ये जो है, ये इसको क्या कह रहा हूँ मैं, रजिस्टर, ये क्या है, रजिस्टर, इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इस रजिस्टर की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसका काम क्या होता है भाई, रजिस्टर की क्वालिटी तो रेजिस्टेंस है, पर इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, धारा के फ्लो को तोड़ना या कम करना, फ्लो को तोड़ना या कम करना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम होता है। क्लियर है आपको बात। और ये आपका, इसका सिंबल कैसा होता है, जो आपका प्रतिरोध है, इसका सिंबल कैसा होता है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। ये होता है आपका सिंबल फिक्स रजिस्टर का, और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर मतलब जिसकी वैल्यू हम वेरी करवा सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, तो उसका सिंबल कैसे होता है, इस तरीके से उसका सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिक्स का भी पूछते हैं, वेरिएबल का भी पूछते हैं। ये कंपोनेंट है, इसकी क्वालिटी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये नाम सुन के आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो रजिस्टर की क्वालिटी होती है, ठीक है, उसका गुण होता है, और इसका काम है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, या यूं कह लीजिए करंट को आसानी से फ्लो ना होने देना, उसके जो मार्ग है या उसका जो रास्ता है उसमें दिक्कत उत्पन्न करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपकी रोड होती है, ठीक है, रोड पे ब्रेकर होता है, तो जो आपकी रोड है, फॉर एग्जांपल आपकी रोड है, उस पर गाड़ी चल रही है, मान लो, ठीक है, उस पर गाड़ी चल रही है, और यहाँ पे आपने क्या बना रखा है, एक बीच में ब्रेकर बना रखा है। तो ये ब्रेकर क्या है, आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ब्रेकर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जो गाड़ी एक सर्टेन स्पीड से चल रही थी, ब्रेकर आने की वजह से उसकी स्पीड में क्या हो गई, रुकावट पैदा हो गई, उसकी स्पीड है वो कम हो गई। तो यहाँ पे जो ब्रेकर है वो गाड़ी के लिए किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। गाड़ी यहाँ पे क्या है, आपकी करंट जो आ रही थी, और बीच में जो ब्रेकर है वो क्या है, रेजिस्टेंस। अब जो ये करंट आ रही थी उसके मार्ग में क्या हो गई, बाधा उत्पन्न हो गई, ठीक है। इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस देखो, प्रतिरोध, किसी कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम का नियम के अनुसार क्या होता है, आर बराबर, ओम का जो नियम है वो क्या कहता है, या उसमें जो आर के बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, वी क्या है, वोल्टेज, और आई क्या है, करंट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, जो ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, या इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका ओम कह सकते हैं, या इसको सिंबल इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, 20 ओम का रजिस्टर है, तो जो ये आगे ओम लगा रहे हैं ये क्या है, इसका मात्रक, ठीक है, ओम ओम, या इस तरीके से ओम, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस का मात्रक। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम का मतलब क्या है, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। 1 ओम बराबर क्या हो गया, 1 ओम बराबर क्या हो गया, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में, तो वो क्या हो जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। आज के लिए इतना ही।
आज जो हमारा पार्ट 1 था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हमने कवर करवाया है कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रूल ऑफ चार्ज क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई है। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, उसमें हम कवर करवाने वाले हैं आपका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।